Hello guys, I am Kajal, your science educator from Science Study Tech. In this video, we discuss about class 8 science chapter, that is coal and petroleum. So let's get started. We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हमें अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। उनमें से कुछ बनते हैं नेचर से और कुछ ह्यूमन के एफर्ट से बनते हैं। उनके प्रयासों से बनते हैं। एक्टिविटी 2.1 मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। हमें एक लिस्ट बनानी है जो हमारी डेली लाइफ में हम मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है और बताना है कि उनमें से कौन से नेचुरल हैं, कौन से मैन मेड हैं। इस टेबल में वो लिखना है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या ये लिस्ट में वाटर, एयर, सॉइल और मिनरल्स भी आते हैं? सिंस ऑल दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं तो ये सब क्या है, इनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। कैन वी यूज़ ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या जो हमारे सब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या हम उनको फॉर एवर के लिए यूज़ कर सकते हैं? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? कहता है कि जो एयर, वाटर और सॉइल है क्या ये एग्जॉस्ट हो जाता है, क्या ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाता है? जो वाटर है क्या वो ये लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, क्या वो वैसा रिसोर्स है? इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू काइंड्स। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको टू कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, उनको टू कैटेगरीज में बांट दिया है। कौन कौन सा? एक हो गया इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दूसरा हो गया एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. Example are sunlight, air. कहते हैं कि जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं होते, उनको कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में क्या हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया। अब हम सनलाइट को कितना भी यूज़ कर लेंगे क्या वो ख़त्म होगी? एयर को हम कितना भी यूज़ कर लेंगे क्या एयर ख़त्म होगी? तो ये ख़त्म नहीं होते, तो ये है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब क्या बोल रहा है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहते हैं कि जो इनकी लिमिट होती है ना, ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर, इनकी एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये सब क्या हैं, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 2.2 इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये एक ग्रुप की एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर, हमें कुछ कंटेनर्स लेने हैं। फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़। इनमें क्या करना है, पॉपकॉर्न डालने, पीनट्स डालने, रोस्टेड ग्राम डालने और टॉफ़ीज़ डालनी है अलग अलग कंटेनर्स में। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। कहता है कि स्टूडेंट्स को ना 7 के ग्रुप में ना उनको अलग अलग बांटना है। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। फिर क्या करना है, उनको फिर से उनको पहले 7 के ग्रुप में बांटना है, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है, फिर उनको वापस सब ग्रुप्स में बांटना है। ठीक है, 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डालना है। लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और उनको क्या करना है, एक को फर्स्ट ग्रुप बनाना है, दूसरे को सेकेंड, तीसरे को थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। उनको
3 जनरेशन्स में बांटना है, 1 2 और 3 में। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर। ये सब ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंज्यूमर, मतलब कितने? खाने वाले। कंज्यूमर होता है जो कंज्यूम करता है, जो खाता है। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन है उसमें क्या होगा? बहुत सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 और 4 स्टूडेंट्स को ऐड किया है ना, और जो फर्स्ट वाली है उसको उसमें 1 को ऐड किया है, तो इसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। क्या करना है? एक कंटेनर, फुल कंटेनर को रखना है टेबल पे। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ दिस देयर ग्रुप्स। कहता है कि फर्स्ट जनरेशन वालों को बोलना है कि आपने यहाँ से खाना है, ठीक है, यहाँ से कंज्यूम करना है, ठीक है, जो भी उसमें होगा ना, जो भी पीनट्स वगैरह कुछ भी होगा वो उनको खाना है। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। अब कहता है कि सेकेंड जनरेशन वालों को बोलना है कि उनको भी ऐसा सेम करना है, ठीक है, कंज्यूम करना है। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। अब कहता है कि स्टूडेंट्स को कहना है कि ऑब्जर्व करो, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करो कि कितना जो वो कंटेनर में कितना बच गया है, वो कितना जो है ना खाने वाला, मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं वो कितनी हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना है। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, अगर कुछ बच गया है तो आस्क 3 थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर बच गया है तो वो थर्ड जनरेशन वालों को बोलना है खाने के लिए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल और नॉट। अब ये ऑब्जर्व करना है कि जो थर्ड जनरेशन के जो सारे कंज्यूमर्स हैं उनने सबने खाया क्या, ये उनको सबको ये पूरा हुआ या नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनी थिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर, और ये भी ऑब्जर्व करना है कि कंटेनर में कुछ बच तो नहीं गया। Assume that the eatable in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब कहता है कि जैसे वो फूड की अवेलेबिलिटी थी ना, वो उन्होंने खाया तो वो ख़त्म हो गया, तो वैसे ही नेचुरल और मतलब फिर ऐसे ही ये जो मिनरल्स है ना एग्जॉस्टिबल वाले, इनकी भी ऐसे ही अवेलेबिलिटी, अगर हम उनको भी ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, हर एक ग्रुप का अलग अलग कंजप्शन पैटर्न था, हर ग्रुप ने अलग अलग खाया, मतलब अलग अलग मतलब किसी ने ज़्यादा खाया किसी ने कम खाया, अलग अलग मेथड था ना उनका, अलग अलग। तो आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या जो अर्लियर जनरेशन है जो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूखी है। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इज सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फ्रॉम देम। हमें यही सोचना है कि जो मतलब हमारी आगे आने वाली जनरेशन है ना, हमें उनके लिए कुछ चीज़ें छोड़नी है, ठीक है, हमें मतलब अगर हम सारा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए हमें कुछ जो है वो अर्ली जनरेशन के लिए लेफ्ट करना है, बचाना है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। है क्या बोल रहा है कि हमें ना इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जो कि जैसे कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज हो गई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि एग्जॉस्टिबल हैं, जो कि जल्दी से जिनकी जो लिमिटेड अमाउंट में है, जो जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये इनको ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनसे बनते हैं, ठीक है, उनको वो डिकम्पोज होते हैं, जब उसके बाद ये बनते हैं तो ये इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। अब फर्स्ट है कोल। कोल की बात करते हैं कि यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट, इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। आप सबने कोल के बारे में तो सुना होगा या पढ़ा होगा या उसको देखा होगा, तो वो क्या होता है, वो हार्ड स्टोन, वो मतलब स्टोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है वो। ये नीचे है ना, ये है कोल। कोल तो आपने देखा होगा, कोयला देखा होगा ना आपने,
कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल को किसके लिए यूज़ किया जाता है? खाना बनाने के लिए, कुक फूड, खाने को पकाने के लिए। अर्ली इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। कहता है कि ये रेलवे में भी यूज़ किया जाता है। क्यों? स्टीम्स बनाने के लिए। स्टीम्स बनेगी तो उससे इंजन वर्क करेगा। स्टीम्स क्या होती है? स्टीम होती है भाप। इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कॉयल इज़ आल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल बोलता है कि कोल की स्टोरी, ठीक है, कोल की स्टोरी। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म, कि हम कोल कहाँ से लाते हैं और कैसे बनता है ये। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland area. कहते हैं कि 300 मिलियंस पहले क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट थे ना, उनको वो क्या हुआ था, वेटलैंड के जो फॉरेस्ट थे ना, वो क्या हुए थे, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। जैसे कोई नेचुरल प्रोसेस हुआ, जैसे फ्लड वगैरह आ गई, ठीक है, बाढ़ वगैरह आ गई, तो वो उससे क्या हुआ, वो फॉरेस्ट थे जो वो धरती के अंदर दब गए, ठीक है, उसके अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, और उसके ऊपर बहुत सारी सॉइल डिपॉजिट हो गई, तो दे वर कॉम्प्रेस्ड, और उसकी वजह से वो क्या हो गए, वो और धरती में धंस गए, कॉम्प्रेस्ड हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे संक डीपर एंड डीपर, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो और डीपर जाता गया, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता गया वो क्या होगा, वो डीपर मतलब नीचे नीचे जाता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। अब कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर हाई होता गया और प्रेशर हाई होता गया, तो ये जो डेड प्लांट्स थे ना, ये कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ये कोल में बदल गए। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डेड वेजिटेशन मतलब डेड प्लांट्स वगैरह जो हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। कि अब अगर वो डेड वेजिटेशन से बनता है, डेड प्लांट्स वगैरह से बनता है, तो जो कोयल है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अ कोयल माइन इज शोन इन फिगर 2.2। अब फिगर 2.2 में ये कोल की माइन दी हुई है, शो की हुई है, देखो कोल माइन है ये, ठीक है, ये फिगर 2.2 में दी हुई है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas। अब कहता है कि जब ये क्या होता है, ये एयर में हीट होता है, ठीक है, जब हीट उस पर एयर की वजह से वो हीट होता है और बर्न करता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोयल तार एंड कोल गैस। अब कोल को ना इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, क्या क्या बनाने के लिए, कोक बनाने के लिए, कोल तार और कोल गैस। कोक क्या होती है और कोल तार और कोल गैस क्या होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मिनरल रिसोर्सिस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब कहते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से मिनरल रिसोर्सिस हैं, ठीक है, compared to some of the other states like Bihar, West Bengal, Odisha, Madhya Pradesh or Mysore, the mineral resources of the state of Jammu and Kashmir can only be described as modest। कहता है कि किस किस के कंपेयर में, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब के कंपैरिजन में क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, इसका सबसे मॉडेस्ट मतलब सबसे कोल बहुत ही मतलब मॉडर्न टाइप का कोल है, ठीक है, मतलब इन सब के कंपैरिजन में जो जम्मू एंड कश्मीर का कोयल है वो। बट ऑकरेंस ऑफ लिग्निट इन कश्मीर प्रोविंस एंड कोयल इन जम्मू प्रोविंस
places the state in better पोजीशन एज कम्पेयर टू नॉर्थन वेस्ट इंडिया। कहता है कि किस किस की प्रेजेंस में, कोल, जम्मू में कोल की प्रेजेंस में और कश्मीर में लिग्नाइट की प्रेजेंस में ये जो है ना ये स्टेट को बेटर जगह पे, मतलब बाकी स्टेट से ना नॉर्थन वेस्ट इंडिया से इनको बेटर प्लेस पे इसने बेटर पोजीशन में पहुंचाया है। विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉन्ग हैलस फॉर देयर फ्यूल रिक्वायरमेंट। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, अभी बोल रहा है कि इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं, फ्यूल हो गया, कोयल हो गया, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम एंड लिग्नाइट, ये सारे क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं। कोल, अब बोल रहा है कोल के बारे में। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज फाउंड इन जम्मू में, ये कहाँ पे, जम्मू में पाया जाता है। ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड, इसको हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। द बेल्ट ऑफ कोल रन फ्रॉम गंगाल गली टू जीगनी over a distance of 36 miles. Important field like Kalakot, Metka, Mahagala area are on the western plank. कहता है कि कौन कौन सी जगह ये जो कोल है ये रन कहाँ से कर रहा है, ये जंगल गली से स्टार्ट होके जीगनी कितने डिस्टेंस पे, 36 माइल के डिस्टेंस में। कौन कहाँ पे है, कालाकोट, मेटका और महागली एरियाज में है, ठीक है। और इन एडिशन दीज कोल बेल्ट्स ऑफ गुड क्वांटिटी इज लोकेटेड ऑन दी फ्रिंजेस ऑफ ग्रेट लाइमस्टोन फॉर्मेशन। और इस ग्रेट क्वांटिटी की, मतलब जो ये ग्रेट क्वांटिटी है ना, इसमें क्या है, इसमें लाइमस्टोन की फॉर्मेशन भी होती है। ईस्ट ऑफ कोटली वेयर 100 मिलियन टोन्स ऑफ कोयल इज रिपोर्टेड टू एग्जिस्ट, और इसके ईस्ट में ना 100 मिलियन टोन्स ऑफ कोल भी मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ कोयल रेंज फ्रॉम, कोयल की प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 9000 से 10,000 मिलियन टोन्स है पर एनुअम में, ठीक है। विच प्रोवाइड वर्क टू अबाउट 100 फैमिलीज, और जो बहुत सारी 100 फैमिलीज़ को वर्क में हेल्प करती है, उसके काम आती है। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 ग्रुप इज़ गिवन बिलो। अब 2 ग्रुप्स के बारे में दिया हुआ है, नीचे वो पढ़ना है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप है कालाकोट कोल बेल्ट, जिसमें आता है कालाकोट का एरिया, तत्तापानी ब्लॉक, जीगनी ब्लॉक और महागाली। और सेकंड ब्लॉक कौन सा है, सेकंड ब्लॉक है बी ब्लॉक, जो कि चक्कर, चिनखा और जंगागली में है जो ग्रुप का। और ये चक्कर एरिया और चोकरी और सुजानपुर एंड काली मिट्टी यहाँ पे है। फर्स्ट इसका ये है। सेकंड है संगरमर्ग, चिनखार इधर और जंगागली में है। ये सब इसके ग्रुप में जो बांटे हैं ना, ये बता रहा है इसमें। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात की है कि सम सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एग्जिस्ट नियर नौशहरा। अब कहता है कि कुछ सोर्सेज हैं जो पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के, ये नौशहरा में हैं, नौशहरा के एरिया में, दरमथल और रामनगर तहसील में, ठीक है। वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम इज़ डिस्कवर्ड नियर सुरिनसर एरिया। अब कहता है कि सुरिनसर एरिया में बहुत लिटिल अमाउंट में ये पाए जाते हैं। अब लिग्नाइट के बारे में है। द डिपोजिशन हैव बीन फाउंड इन हंडवारा में है, रैथन ओडेर इन कश्मीर वैली, इधर ये पाए जाते हैं। कोक, अब कोक के बारे में है। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सबस्टांस, ये बहुत ही टफ पोरस और ब्लैक सबस्टांस है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये प्योर फॉर्म है कार्बन की, ठीक है, कार्बन की प्योर फॉर्म है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि कोक होता क्या है। अब आपने रोड बनाते टाइम आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे ऐसे ब्लैक कलर के स्टोन्स होते हैं जो रोड में डालते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर के स्टोन्स हैं जो वो रोड में डालते हैं, जिनको क्या है कि इनको ना, इनके ऊपर फिर हम
इनके ऊपर फिर हम लुक डालते हैं। आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर के रोड में हम डालते हैं, उसके ऊपर हम लुक डालते हैं, तो वो होते हैं कोक, उनको हम कोक कहते हैं। जो ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं ना उनको हम कोक कहते हैं। कोक कोल तार, कोल तार क्या होती है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ये ब्लैक होता है, थिक लिक्विड और अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, ऐसे अजीब सी स्मेल होती है। कोक लिक्विड होता क्या है? मैंने आपको बोला ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लुक। ब्लैक ब्लैक कलर की होती है, लुक होती है ना जो हम रोड में डालते हैं, इसको कहते हैं कोल तार। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टांस, और ये 200 सबस्टांस से मिल के बनता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सबस्टांस। ये बहुत सारे सबस्टांस बनाने में यूज़ करता है एवरीडे लाइफ में। जो इंडस्ट्रीज़ में, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, फिर प्लास्टिक्स, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ बनाने में हेल्प करता है कोक तार। अब ये है कोल तार। ये कोल तार क्या है? ये इसको हम हिंदी में लुक भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। Intrinsically, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। अब नेप्थलीन बॉल्स आपको पता होंगी वो क्या होती हैं। नेप्थलीन बॉल क्या होती हैं? जो वाइट वाइट कलर की ऐसे बॉल्स होती हैं, ठीक है, वाइट वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, जिनको हम कपड़ों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए उनको रखते हैं, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फरनैल बोलते हैं। ऐसे वाइट वाइट कलर का होता है, तो वो भी बनाने में कोल तार की ज़रूरत होती है। कोल तार की वजह से वो भी बनता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads। अब कहता है कि इन दिनों क्या हो रहा है, जो ये बिटुमेन है ना, ये मतलब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको यूज़ किया जाता है कोल तार की जगह ना। अब इसको यूज़ किया, रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। कोल गैस। अब कोल गैस क्या होती है? हमने कोक के बारे में पढ़ा, कोल तार के बारे में पढ़ा, अब ये है कोल गैस। अब ये क्या होती है? कोक तो हमने बताया कि वो जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, जो पहले हम रोड बनाने के टाइम पहले डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम कोल तार डालते हैं। तो कोल गैस क्या होती है? कोल गैस इज़ obtained ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम ना कोल से कोक बनाते हैं ना, मतलब कोक बनाने के लिए जब हम प्रोसेस करते हैं ना, उस प्रोसेस से ये कोल गैस ऑब्टेन होती है। मतलब हम उनको ना, जो छोटे छोटे पत्थर बनाने के टाइम ना, जब हम कोल को ना बर्न करते हैं ना, तब ये बनते हैं। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। इसको कब यूज़ किया था? इसको यूज़ किया था लंदन में 1810 में, एंड इन न्यूयॉर्क में 1820 में इसको यूज़ किया था। किसको? कोल गैस को। नाउ अ डे इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब इसको सोर्स ऑफ हीट माना जाता है, इसको हीट के लिए यूज, लाइट से ज़्यादा इसको हीट के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। अब इसको ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ना फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। ये होता क्या है? हमने देखा होगा रोड बनाते टाइम ना, बहुत ऐसे उन्होंने रोड बनाते टाइम ना आग सी जलाई होती है, और उसके बीच ना कोक वगैरह डाल के उनको बर्न कर रहे होते हैं। तो वो जो उसमें जो स्ट्रीम, जो उसमें से जो स्ट्रीम आती है ना, वो होती है कोल गैस। पेट्रोलियम क्या होता है? यू नो दैट पेट्रोलियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। आपने देखा है कि जो फ्यूल को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मोटरसाइकिल्स के लिए, स्कूटर्स के लिए और कार्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, और जो ट्रक्स और ट्रैक्टर्स होते हैं उनको डीजल पे रन करवाते हैं। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और जो डीजल है किससे बनता है? ये नेचुरल रिसोर्स से, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, इससे बनता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आप जानते हो कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, कैसे फॉर्म्ड होता है ये? Petroleum was formed from organism
लिविंग इन द सी, पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म से जो सी में रहते हैं. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. कहते हैं कि अब जैसे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जब ये मरते हैं ना, तो जो इनकी बॉडी होती है ना, ये क्या करती है, ये सी के ना बॉटम के पास ना जाके उसके ऊपर ना मतलब सैंड से वो कवर हो जाती है. सी के बॉटम में वो मिट्टी मतलब सैंड से वो कवर हो जाती है. और फिर क्या होता है, आवर मिलियन ऑफ ईयर्स अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचर गैस. अब बहुत मिलियंस ईयर के बाद क्या होता है कि बिना एयर के और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, लुक एट फिगर 2.4. इट शो द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये जो फिगर दी हुई है ना 2.4, ये वाली नीचे, इसमें बताया हुआ है कि ये जो पेट्रोलियम और गैस की डिपोजिशन के बारे में. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. अब कहता है कि जो पेट्रोलियम और गैस है ना, ये जो इसकी लेयर है ये वाटर के अबव है. अब देखो ये वाला वाटर है, अब जो ऑयल और जो गैस है ये वाटर से अबव है ना, इसकी जो लेयर है वो वाटर से ऊपर है. क्यों है, क्योंकि वाटर में अगर हम पानी डालते हैं तो वो वाटर में मिक्स नहीं होता, वो ऊपर ऊपर ही रहता है, तो इसीलिए ये है, ये अबव है, ये नीचे नहीं है. वाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. कि ऑयल और वाटर है जो वो ऑयल और गैस है जो वो वाटर से लाइटर है और उसके साथ मिक्स नहीं होता. ये नीचे फिगर दी हुई है, इस फिगर में यही बताया है. देखो यहाँ पे, ये देखो वाटर नीचे है, ऑयल ऊपर है, उसके ऊपर गैस है. तो ये वाटर नीचे क्यों है, क्योंकि ये जो गैस और जो ऑयल है ना ये वाटर से लाइटर है, इसीलिए वो ऊपर है, और वाटर हैवियर है तो वो नीचे है. द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया USA in 1859. कहता है कि जो फर्स्ट वेल है ना, जो सबसे पहले ऑयल का कुआं था वो कहाँ पे निकाला गया था, वो पेंसिल्वेनिया में निकाला गया था, USA में. कब? उसको 1859 में. 8 years later in 1867 ऑयल वॉज स्टक एट मकाम इन असम. और 8 years के बाद ये कहाँ पे? मकाम इन असम में मिला. In India, oil is formed in Assam, Gujarat, Mumbai, High and in the river basin of Godavari and Krishna. इंडिया में कहाँ कहाँ मिला? असम, गुजरात, मुंबई और रिवर्स गोदावरी और कृष्णा के पास, रिवर के बेसिन पे. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल. अब बोल रहा है कि पेट्रोल की रिफाइनिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोलियम क्या है? एक डार्क ऑयली लिक्विड है. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल है, मतलब इसकी ऐसे अजीब सी स्मेल है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोल, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. और ये क्या है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है. पेट्रोलियम में कौन कौन सा? पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा, ये सब इसमें है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल इज नोन एज रिफाइनिंग. अब क्या कह रहा है? पेट्रोलियम से इन सब को अलग अलग करके बाहर निकालना, ठीक है, इनको सेपरेट करना, अलग अलग करके निकालना, उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग. ठीक है, रिफाइनिंग मतलब जो ये पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, इन सबको अलग अलग करके निकालने को, सेपरेट करने को, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफाइनिंग. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल. कहता है कि वो किसके हेल्प से? वो पेट्रोलियम के हेल्प से निकालते हैं. और ये जो है ना, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये टेबल में दिए हुए हैं नीचे, टेबल 2.1 में दिए हुए हैं.
मैनी यूज़फुल सबस्टांस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे जो यूज़फुल सबस्टांस होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन किए जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, और उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन्स एंड अदर ह्यूमन मेड प्लास्टिक्स। और ये हैं जो ये कैसे मतलब ये यूज़ किस किस के लिए किए जाते हैं बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, फाइबर्स, पॉलीथीन्स और अदर ह्यूमन मेड प्लास्टिक्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। अब जो हाइड्रोजन गैस है जो कहाँ से मिलती है, नेचुरल गैस से मिलती है, ये फर्टिलाइज़र्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ड्यू टू दिस ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, और इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है, काला सोना कहते हैं इसको हम। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू पाइप्स के, हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिसको हम CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इट इज़ नाउ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को चलाने के लिए, बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूट, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रदूषित होती है, इसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलता। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, और ये बहुत क्लीनर फ्यूल है। The great advantages of CNG is that it can be used directly for burning in home and factories। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इससे बहुत ही अच्छा यूज़ क्या है कि ये डायरेक्टली मतलब जब इसको डायरेक्टली भेजा जाता है तो तब ये बर्न करती है, मतलब डायरेक्टली ये किस में यूज़ किया जाता है, आग जलाने के लिए होम्स और फैक्ट्रीज़ में। वेयर इट कैन बी सप्लाई थ्रू पाइप्स, और ये पाइप्स के थ्रू सप्लाई की जाती है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। कौन कौन सी जगह? वडोदरा गुजरात और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस में भी इसको पाइपलाइंस को पाया गया है। नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, और इसको बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल गैस एग्जिस्ट करती है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कहते हैं कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ठीक है। कैन कोयल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है कि जो कोयल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है इनको हम लेबोरेटरी में हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। कहता है कि नो, देयर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर दिस फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। कहते हैं कि इसकी बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, और जो जिस कंडीशन में ये होता है वो लेबोरेटरी में नहीं हो सकता, ठीक है। ये पीछे एक टेबल दिया था, इस टेबल में क्या दिया हुआ है? इस टेबल में दिया है कि कौन कौन सी चीज़ और इसके यूजेस। जैसे पेट्रोलियम गैस है, इसके यूजेस क्या क्या हैं? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़, पेट्रोल का यूज़ मोटर्स वगैरह में। फिर नीचे दिया हुआ है कैरोसिन, डीजल, इन सब के यूजेस दिए हैं। आप इस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इन सब के यूजेस दिए हैं कि इन सब के यूजेस क्या क्या हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत ही लिमिट में होते हैं। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, mineral etc. आपने पीछे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, ठीक है, बहुत लिमिट में होते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉरेस्ट और मिनरल, ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो सकते हैं अगर हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इसीलिए वो एग्जॉस्टिबल है, मतलब बहुत लिमिट में है। यू नाउ दैट कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आप जानते हो कि जो कोयल और पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल है, जानते हो ना। इट रिक्वायर्ड डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल। अब ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको बहुत सारे मिलियन ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए।
On the other hand, the non-reserves of these will last almost a few hundred years. और क्या कहता है कि इनको बहुत ही 100 ईयर्स में इनको ना रिजर्व रहना पड़ता है. मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. और ये इनको ना अगर हम जलाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन काज करेंगे. दिस यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. और ये एक इसका ये यूज़ ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, ठीक है, कनेक्ट है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन अब्सोल्युटली नेसेसरी. हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें इनका यूज़ तभी करना है जब हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है. दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कहता है कि इससे क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है ना वो अच्छा रहेगा और जो रिस्क होगा ग्लोबल वार्मिंग का वो भी कम रहेगा. और ये जो फ्यूल्स है ना ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू यूज़ पेट्रोलियम डीजल वाइल ड्राइविंग. देयर टिप्स आर, मतलब जो PCRA है ना, जो क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ना, इन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं कि कैसे हम पेट्रोलियम डीजल को इसको कैसे हमें काम करना है, इसको कैसे सेव करना है. ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड. कहता है कि बहुत ही कम स्पीड में ड्राइव करना चाहिए हमें, ठीक है, एज़ फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. जहाँ पे आप ऐसी जगह जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हों या फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, हमें वहाँ पे इंजन को बंद कर देना चाहिए. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. और जो टायर में जो प्रेशर है ना वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा हमें ध्यान रखना है. इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. और जो व्हीकल है ना वो उसको रेगुलर मेंटेन करते रहो, ठीक है. डू यू नाउ, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इस टेबल में दिया हुआ है कि जो कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं, कौन कौन से जो इंडस्ट्रियल मटेरियल हैं जो कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं. जैसे बोराक्स है वो कहाँ पाया जाता है, पोगा वैली में. सीमेंट स्टोर कहाँ पाया जाता है, ये सब कुछ के बारे में दिया. चाइना डे, ये सब कुछ है ना, जो ये इनको पढ़ लेना कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. ये यहाँ पे इनकी जगह के नाम है और ये यहाँ पे मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं इस टेबल में, बस और कुछ भी नहीं है. बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. अगर आप इस चैप्टर की फुल क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना. थैंक यू.